हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रमेश चंद्र, बॉटनी फैकल्टी। बेटा आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर हमारे पास हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम 1 by 1 स्टडी करें तो 1 by 1 स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे जिससे हमारी स्टडी ईजी हो जाए। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ध्यान दीजिए क्या होता है बेटा। बेटा जब पहले जो जब से सिविलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ था उस समय से बहुत बहुत लोगों ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को, लेकिन कोई ना कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज नहीं करते थे। तो देखिए जरा हम देखते हैं क्या है। यानी कि हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से उस समय कैसे क्लासिफिकेशन करते थे। देखिए जस्ट यूजेस, यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें क्लॉथ्स मिलते हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। यानी कि हमने जो ये क्लासिफिकेशन किया है ये नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है। ये पहले के समय में इस तरीके के क्लासिफिकेशन थे, बट इसमें कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज किया है नहीं। तो इसका अगर हम बात करेंगे इसमें क्या किया गया बेटा, नॉट यूज्ड एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया। मतलब इस क्लासिफिकेशन में कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज नहीं किया। उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके बाद में अगले हमारे पास आए फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यानी कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था एरिस्टोटल ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। अगर हम बात करें पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया तो वो आप कहेंगे एरिस्टोटल। यानी कि ये वाला क्लासिफिकेशन जो दिया था इसे हम कहेंगे बेटा कैसा है बेटा, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं ने दिया था। ये जो अरिस्टोटल है इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। इनके लिए इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा, हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो ग्रुप कौन कौन से थे? एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्दर इन्होंने जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को फर्दर 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक वो है जिन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स, यानी कि ये वाले जो हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल ग्रासेस, यानी कि हर्ब्स में स्मॉल ग्रासेस आती हैं। दूसरे उसके बाद में अगले हैं जिसे हम बोलते हैं श्रब, यानी कि श्रब वो होती हैं जिनके पास क्या होती है, सॉफ्ट स्टेम, यानी कि इनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट। और सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से ये कैसे होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल। चलिए उसके बाद में हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं श्रब। क्या है श्रब? यानी कि इनके पास मिलेगी देखने के लिए बॉडी स्टेम,
यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं ये वाले, इनके बाद इनमें हमारे पास थिक, ऐसे कह सकते हैं थिक बॉडी स्टेम, बॉडी स्टेम, और जिसको नाम दे दिया इन्होंने ट्रंक। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था तो ये किसके बेसिस पे किया गया था बेटा, यानी कि प्लांट्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि इनकी हैबिट के बेसिस पे, यानी कि जो स्मॉल साइज के प्लांट हैं जिनको हर्ब बोल दिया, और जो थोड़े से जिनमें सॉफ्ट स्टेम फ्लेक्सिबल मिलती है जिन्हें श्रब्स, और सॉरी एक मिनट इनके लिए हमने नाम दे दिया ट्री। ट्री वो होते हैं जिनके पास थिक बॉडी स्टेम होती है, जिसका नाम दे दिया। यानी कि यह हैबिट के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गन को क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद में आते हैं एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप वो है जिसे हम बोलते हैं एनेमा, और दूसरा है इनेमा। क्या किस बेसिस पे किया? ए का मतलब होता है विदाउट, नेमा का मतलब होता है ब्लड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड क्या होता है, रेड ब्लड एब्सेंट, जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट होता है उन्हें बोलते हैं एनेमा, और जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड, उसे हमने बोल रेड ब्लड, उसको हमने बोल दिया एनेमा। तो अगर ये वाला क्लासिफिकेशन किया था, हम मानते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, लेकिन इन्होंने ध्यान दीजिए, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने क्या किया था बेटा, 1 और फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि इन्होंने 1 या 2 मार्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो 1 और फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर था, यानी कि इन्होंने 1 या 2 करेक्टर के बेसिस पे ऑर्गन को क्लासिफाई कर दिया। क्या ये क्लासिफिकेशन बढ़िया है? नहीं। क्यों नहीं बढ़िया है? जरा देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स को फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एनेमा और इनेमा, तो देखिएगा एक चीज़, देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट होता है, तो रेड ब्लड की अगर हम बात करते हैं, रेड ब्लड जो है वो कॉकरोच में नहीं मिलता देखने के लिए, या हम कहेंगे रेड ब्लड जो है वो अर्थ फॉर्म में एनिलिडा में मिलता है देखने के लिए, अर्थ फॉर्म में। रेड ब्लड तो हमारे अंदर भी मिलता है, हम कॉर्डेटा में आते हैं, लेकिन दोनों में अगर देखोगे एनिलिडा, अर्थवॉर्म एनिलिडा में आता है, हम कॉर्डेटा आते हैं, दोनों में रेड ब्लड मिलता है, लेकिन देखोगे कहीं ना कहीं इनमें कितनी डिसिमिलरिटी है, इनकी एनिलिडा और कॉर्डेटा दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया इन्होंने, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। तो ये क्लासिफिकेशन जो था 1 या 2 करेक्टर के बेसिस पर था, तो ये वाला क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद में जो आया था जिसे हम बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सब डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो किसने दिया था? कैरोलस। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो ये भी हमारा जो है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जरा देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गन थे, सभी लिविंग ऑर्गन को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला था किंगडम एनिमेलिया, और दूसरा था प्लांटी। यानी कि अगर हम बात करेंगे, कैरोलस लीनियस ने
जितने भी लिविंग ऑर्गन थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला था एनिमिलिया और दूसरा था प्लांटी। अब एनिमिलिया प्लांटी में जरा हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनिमिलिया में किस किस को रखा था इन्होंने, तो ध्यान दीजिए, यानी कि ऑल प्रोटोजोन्स, और इसी में कौन आ गए थे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, यानी कि इन सभी को इन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रखा। प्लांटी यानी कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अगला है एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व करा देंगे। यानी कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गन थे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम एनिमिलिया था, दूसरा प्लांटी। और हम कहेंगे यानी कि कैरोलस लिनियस ने कौन कौन से किंगडम क्रिएट किए, तो आप कहोगे किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटी। एनिमिलिया में इन ऑर्गन को रखा है, प्लांटी में इन ऑर्गन को रखा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जब इसकी बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका बेसिस क्या था, इनकी व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिएगा बड़ा अच्छा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम एक तरफ लिख रहे हैं, एक साइड में कैरेक्टर, दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं एक तरफ प्लांटी, अगला लिख ले रहे हैं सब क्या, यानी कि हम सबसे पहले कैरेक्टर लिखते हैं। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, तो पहला कैरेक्टर जो यूज किया सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेल वॉल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको हम किंगडम प्लांटी में रख दी, और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उनको हम एनिमिलिया में रख दी। तो सबसे पहले प्लांटी, तो प्लांटी के अंदर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट, तो इस पर लिख देंगे प्रेजेंट, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट। एक पहला क्राइटेरिया। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया इसका, दिस वन इज फर्स्ट, अगला ये हमारे पास सेकेंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगला है हमारे पास लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन की हम बात करेंगे तो लोकोमोशन प्लांटी में जो होता है वो एब्सेंट होता है और एनिमिलिया में प्रेजेंट। थर्ड क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस टू चेंज सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर हमारे आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उससे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो जो प्लांटी होते हैं इनके अंदर केवल हार्मोनल सिस्टम ही प्रेजेंट होता है, और हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट होगा उसके अंदर सेंसिटिविटी स्लो होगी। तो इसके अंदर सेंसिटिविटी जो होती है वो कैसी होती है, स्लो। वहीं पे एनिमिलिया की बात करें, इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोनल सिस्टम भी होता है, और नर्वस सिस्टम होने की वजह से इसमें सेंसिटिविटी कैसी होती है, फास्ट। तो इसमें सेंसिटिविटी क्या हो गई है, फास्ट। अगर आप दूसरा, अगले हमारे पास है फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्लांटी में रखा है ये वाले ऑर्गन जो है हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऑटोट्रॉफिक, और इसमें क्या थे बेटा, हेटरोट्रॉफिक। तो यानी कि हमारे पास 4 क्राइटेरिया हो गए। और अगला हमारे पास 5th क्राइटेरिया ये है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो होता है वो प्लांटी में एब्सेंट होता है और जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि
टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये वाले करेक्टर लेकर उन्होंने ऑर्गन को क्लासीफाई किया। देखिए कितना समझिएगा, इन्होंने इस बेसिस पे इन ऑर्गन को क्लासीफाई किया। देखिएगा, और इनके ड्रॉबैक कैसे बन गए, यानी कि इसी से हम ड्रॉबैक पता करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं जरा देखिएगा। यानी कि सबसे पहले हमने बता दिया कि क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगला आता है ड्रॉबैक। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? तो पहला ड्रॉबैक देखिएगा, इतना तो कंफर्म है कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, इन प्रोटोजोन्स में सभी के सब यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, और ऊपर वाले क्या हैं? मल्टीसेलुलर। यानी कि प्रोटोजोन्स क्या है? यूनिसेलुलर, और ऊपर वाले क्या है? मल्टीसेलुलर। तो एक तो ड्रॉबैक यही बन गया कि नीचे वाले हैं यूनिसेलुलर, ऊपर वाले हैं मल्टीसेलुलर। तो पहला ड्रॉबैक बन गया कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को प्लेस्ड क्या कर दिया? सेम ग्रुप में। तो हम कह सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन does not distinguish unicellular and multicellular। यानी कि इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया। अब अगला सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? देखिए, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, और फंजाई, एल्गी, ये सब क्या है? यूकैरियोट। यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को प्लेस्ड कर दिया सेम ग्रुप में। तो ये इनका क्या हो गया? ड्रॉबैक। तो देखिएगा, यानी कि दिस क्लासिफिकेशन does not distinguish prokaryotes and eukaryotes। यानी कि ये वाले जो हैं, यानी कि दो ड्रॉबैक हमने लिख दी है। अगला ड्रॉबैक देखिए, थर्ड ड्रॉबैक। यानी कि एनसीईआरटी ने इसके 4 ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं, तो 2 ड्रॉबैक मैंने लिख दिए हैं, थर्ड देखिए। यानी किंगडम प्लांटी में अगर हम बात करेंगे तो ये फंजाई जो होती है वो हेट्रोट्रॉपिक होती है, और ये ऊपर वाले सभी के सब होते हैं ऑटोट्रॉपिक। यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को किस में रख दिया? सेम ग्रुप में। यानी कि फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक को क्या रख दिया? सेम ग्रुप में। तो ये इनका क्या बन गया? ड्रॉबैक। मतलब इन्होंने जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया वही इनके ड्रॉबैक बन गए। तो ध्यान दीजिए, यानी कि इसमें फोटोसिंथेटिक, हम ऐसे कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक में हम लिख देते हैं एम, नॉन फोटोसिंथेटिक में हो गया हमारे पास फंजाई, आर प्लेस्ड इन सेम। यानी कि इन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये क्या हो गया इनका? अगला एक ड्रॉबैक बचा है, तो पहले हम इसको रब करते हैं, फिर आगे। अगला ड्रॉबैक बन गया हमारे पास, फोर्थ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इन्होंने ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं यूग्लिना। अगला है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास एंड स्लाइम।
यानी कि ये 3 ऑर्गन थे, इन तीनों ऑर्गन को किसी भी, ना इन्हें प्लांटी में रखा ना ही एनीमिया। तो हम कह सकते हैं एग्लिना, क्लैमाइडोमोनास एंड स्लाइमोल्स आर नॉट प्लेस्ड एनी किंगडम, यानी कि इन्होंने इनको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया। एक बात बच्चों बहुत अच्छी बता कि अगर ये रख लेते तो भी इनका ड्रॉबैक बनता। कैसे, जरा मैं देखो बताता हूँ। इन्होंने नहीं रखा तो ड्रॉबैक बन ही गया, रख लेते तो भी ड्रॉबैक बन जाता। वो रीजन देखिए क्यों, क्योंकि इन तीनों ऑर्गन को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एंड एनिमलिया, यानी कि प्लांटी और एनिमलिया का कनेक्टिंग लिंक होती है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर प्लांटी के भी मिलते हैं, एनिमलिया के। जैसे हम बात करते हैं इग्लिना, या देखो एक दो को समझा देता हूँ। इग्लिना, अगर इग्लिना की बात करें तो इग्लिना जो है, इसमें इग्लिना में सेल वॉल जो है मिलती है नहीं मिलती है, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरा इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, और दूसरा इनके पास फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है। और फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे हैं? मोटाइल। कैसे हैं? मोटाइल। तो देखिएगा किसी में सेल वॉल एब्सेंट हो तो ये फीचर होता है एनिमल का, किसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो और वो मोटाइल हो तो ये फीचर हो गया एनिमल का। दूसरा, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑटोट्रॉपिक। ये वाला फीचर किसका है? प्लांट्स का। तो यानी कि हम इग्लिना को बोलेंगे, इग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि इसमें दोनों को कैरेक्टर। सेम थिंग अगर हम बात करते हैं क्लैमाइडोमोनास, तो क्लैमाइडोमोनास की अगर हम बात करते हैं तो क्लैमाइडोमोनास में अगर देखोगे तो क्या देखोगे, यानी कि क्लैमाइडोमोनास में सबसे पहला कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल प्रेजेंट जो है वो किसका फीचर होता है? सेल वॉल अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो क्या करेक्टर होता है? प्लांट का। दूसरा, इसके अंदर क्लोरोफिल भी मिलता है, ये करेक्टर हो गया प्लांट्स का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से ये मोटाइल होते हैं, और जब ये मोटाइल होते हैं तो ये फीचर जो हो गया एनिमल्स। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इग्लिना क्लैमाइडोमोनास को अगर किसी ग्रुप में प्लेस नहीं किया है, प्लांटी एनिमलिया में किसी में नहीं रखा है, तो ये अच्छा किया। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लांट के भी कैरेक्टर्स होते हैं और ये एनिमल्स के भी, दोनों के कैरेक्टर्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर रख लेते तो भी ड्रॉबैक बनता, नहीं रखा है तो ड्रॉबैक बन ही गया है। अगला हमने सबसे पहले बात कर ली है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बाद में हम बात करेंगे 3 किंगडम और 4 किंगडम।